राजस्थान पुलिस के आईजी रहे, एसीबी में जिनकी बड़ी भूमिका कर्मठ योग्यता के साथ रही। मारवाड़ की धरती बाड़मेर जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान में जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान है, श्री वीर तेजा जी समाज कल्याण सोसाइटी मकराना के तत्वावधान में श्रद्धेय श्री इंद्र राम जी बाबल की पूर्ण स्मृति पर श्री वीर तेजा मंदिर भेसरौली के इस परिसर से समाज को, समाज की प्रतिभाओं को और सम्मानित जनों को संबोधित करने के लिए आदरणीय आईजी साहब श्री सवाई सिंह जी गोदारा साहब पधारें और हम सबको उद्बोधित करें। श्री वीर तेजा समाज कल्याण समिति मकराना के बैनर के नीचे स्वर्गीय श्री इंद्रराम जी बावल की पुण्य स्मृति में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित सम्मानित श्री हर्षुग्राम जी पूनिया सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, मंच पर उपस्थित श्री रूपाराम जी मुरावतिया पूर्व विधायक, श्री श्रीराम जी बीचर पूर्व विधायक, श्री पीआर बेनीवाल साहब मुख्य नगर नियोजक, इसके आयोजनकर्ता और होस्ट श्री बिरदाराम जी पूर्व विधायक, श्रीमती सुमिता बीचर प्रधान पंचायत समिति मकराना, गंगाराम जी गोदारा सीबीओ साहब, तहसीलदार साहब, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, प्रतिभाशाली बच्चे और मातृशक्ति। आज का जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह है उसमें सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय श्री इंद्रराम जी बावल को मेरी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके स्मृति में और उनके पीछे परिवार ने जो ये शानदार समारोह का आयोजन किया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किया, अच्छे प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए, कोई नौकरी हासिल की या अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो जीवन में सफलता की सीढ़ियां निरंतर चढ़ते रहे। दाईं ओर जो बच्चे अभी बैठे थे, अभी बाहर गए होंगे, उनको भी मैं अपेक्षा करता हूं कि अगली बार यहाँ इनाम लेने के लिए उनका नंबर लगे और वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करें। पहली बात तो ये है कि ये प्रतिभा सम्मान समारोह की आवश्यकता क्या पड़ी। प्रतिभा सम्मान किसी भी प्रतिभा को जिसने अपने क्षेत्र में अच्छा किया है उसका सम्मान करना, वो उसका सम्मान नहीं है बल्कि समाज की उन अन्य प्रतिभाओं के लिए मोटिवेशन है जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं या इस दिशा में आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं, जिससे और लोगों को इससे प्रेरणा मिले और लोग आगे आए। अब बात आई कि ऐसे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इनमें इनकी सफलता में निरंतरता कैसे बनी रहे। तो जैसा कि मंच से किरडोलिया जी ने पहले स्वागत भाषण में बोला था कि आपके अंदर एक फायर पैदा करना पड़ता है, एक आग लगानी पड़ती है, तब आप किसी भी फील्ड में सफल होते हो। चाहे वो बिजनेस है, चाहे राजनीति है, चाहे सेवा के अवसर हैं, चाहे पढ़ाई है, जब तक आपके अंदर फायर नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सामान्य परिस्थिति में या ईज में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपकी तरह ही जैसलमेर जिले के एक गांव से हूं और जैसलमेर जिले से सीधा भर्ती होने वाला
किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति में पहला आरपीएस हो। तो जो समाज में प्रगति होनी चाहिए, जो अपेक्षित है, उसके लिए सभी जिम्मेदार नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों को, भामाशाहों को आगे आना चाहिए और प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए। दूसरा ये है कि अब हमने कोई सफलता प्राप्त कर ली, तो पहली बात तो निरंतरता, और दूसरा उसको सफलता को पचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने 90% मार्क्स ले आए, 99 ले आए, उसके बाद में हमने सोचा ये तो अब तो हमने सब कुछ कर लिया। अभी मैं एमएलए साहब से बात कर रहा था कि आपने कोई भी सर्विस में चले गए, आप एमएलए बन गए, आप अफसर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप जज बन गए, परंतु उस फील्ड में आपको अपनी पहचान बनाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना पड़ता है, साबित करते रहना पड़ता है, नहीं तो आप समाज में अलग से पहचान नहीं बना सकते। आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। सेवाओं में आने के बाद भी मैंने देखा है लोग एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती। वो अपना गुजारा तो कर लेते हैं, व्यक्तिगत काम कर लेते हैं, परंतु समाज का भला नहीं कर सकते। समाज का भला वो कर सकता है सार्वजनिक जीवन में रह के, वो भला कर सकता है जिसके बारे में सर्व समाज एक मत से ये कहे कि साहब इस इंसान में कोई कमी नहीं है, ये निष्कलंक है, ये पारदर्शी है, ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है और ये सबका भला करने वाला है और अपने पदीय हैसियत के साथ न्याय करने वाला है। अगर आपकी छवि ऐसे आदमी की है, ऐसे अधिकारी की है, ऐसे जन नेता की है, तभी आप अपने समाज का भला कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दूसरा मेरा ये मानना है कि एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं, एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़रूरी है कि समाज आगे बढ़े। और इसकी मैं आपको उदाहरण दे के समझा दूं कि आज की तारीख में हम ये कहते हैं हमारे 200 सिलेक्शन हो गए, हमारे 150 सिलेक्शन हो गए, हम ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं। हमारी जनसंख्या 1 करोड़ है राजस्थान में। 1 करोड़ की जनसंख्या के अनुपात में हम कहाँ हैं, ये देखना आवश्यक है, ये देखना लाजिमी है, तब वास्तव में हम अपने आप को सफल कह सकते हैं। तो सफलता को पचाना सीखो। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि राजस्थान में आपके नागौर की बेटी आरुषि मलिक पहली आईएएस है जो 2005 बैच की है। राजस्थान में आज की तारीख में पहले आईपीएस 2005 बैच के अजय पाल लांबा है। मैं वर्तमान की स्थिति की बात कर रहा हूँ, अभी जो सिविल लिस्ट है उसमें उनसे वरिष्ठ कोई अधिकारी नहीं है। और आईएफएस में तो 2011 बैच के आपके नागौर के ही जाए जल में डॉक्टर सुगनाराम जाट है। तो जब 2005 और 2011 से सीनियर हमारे समाज का कोई आदमी जो प्रीमियर सर्विसेज हैं उनमें नहीं है, तो जो डिसीजन मेकिंग तो जिस लेवल पे होती है वहाँ आपकी उपस्थिति है ही नहीं, और आप कह रहे हो हमने बहुत हासिल कर लिया। मैं एक मंच से कह रहा था, ये जुडिशरी की बात है, जज साहब बैठे हैं, मेरे को नहीं कहनी चाहिए, परंतु हरियाणा बॉर्डर से लेके गुजरात बॉर्डर तक इतने संख्या में वकील हैं कि हर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है आपके समाज का आदमी। इतने वकीलों की संख्या होते हुए भी देश की आज़ादी के 80 साल बाद वकील कोटे से एक जज का हाई कोर्ट जज में बनने का नंबर आया। क्या आप इसको सफलता मानते हो? 80 साल हो गए आज़ादी को और हम तालियां बजा रहे हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो कर लिया। आप सफलता को पचाना सीखो और आप अपनी हैसियत का आकलन करो कि हम कहाँ हैं और हमारी संख्या क्या है, और उस रेशियो में हमारी उपस्थिति हर फील्ड में है या नहीं है, और नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अब मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो बच्चे प्रतिभाशाली या सम्मानित हो रहे हैं उनको ये मैं कह रहा हूँ कि आपके परिवार वालों के पास संसाधन है, नहीं है,
फिर भी आपको हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना है और उनकी आंखों ने जो सपने देखे हैं उनको पूरे करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। क्योंकि वो जो बूढ़ी आंखें हैं, जो आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उन्होंने आपको लेके बहुत सारे सपने देखे हैं और आपके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। तो उस इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज नहीं करें, उनके साथ किसी तरह का धोखा नहीं हो, इस बात का सदैव अपने मन मस्तिष्क में ध्यान रखें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी बच्चा अगर अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेगा वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, और अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेता है तो वो सफल होकर भी असफल है। दूसरा ये है, परिजनों से मेरी अपील है, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को उनकी पसंद से, उनकी काबिलियत से, उनके में जो पोटेंशियल है, उनमें जो क्षमता है, उस क्षमता के साथ आगे बढ़ने का मौका दें। कई समाज में देखा देखी है, अब जैसे मैं कोटा का एसपी रहा हूँ, तो वहाँ जो बच्चे पीरियडिकल्स में 5-5% नंबर नहीं ला सकते थे, उन बच्चों को भी वहाँ ठूंसा हुआ है। देखा देखी कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, क्या साहब IIT करने के लिए भेजा हुआ है, अरे उसके तो 5% नंबर आ रहे, पर नहीं, फलाने के पढ़ रहा है ना पड़ोसी के, तो हमारा वाला भी वहीं पढ़ेगा। अरे उसकी रुचि नहीं है। बच्चे स्ट्रेस में सुसाइड करते थे और सुसाइड नोट में लिखते थे कि वी हैड मैथमेटिक्स, हमारे बाप ने तो नहीं पढ़ी, हमारे पे क्यों थोप रहे, हम तो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे आप थोपते क्यों हो? जो उसकी रुचि है, अभिरुचि है, और उसमें जो क्षमता है, उसी अनुरूप उसको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का मौका देना। तीसरा जो स्कूलों वाला से है, जो स्कूल्स के जुड़े हुए, विद्यालय से जुड़े हुए जो भी लोग यहाँ हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो ये विद्या है, ये बहुत पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हालांकि आज के समय में इसका व्यवसायीकरण हो गया है, परंतु इसको सिर्फ व्यवसाय के तौर पे नहीं लें। और अगर व्यवसाय के तौर पे लेते ही हैं तो मैं मानता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक बहुत पुण्य काम का व्यवसाय है जिसके साथ आप किसी नीडी आदमी की मदद कर सकते हैं। तो वो अपने व्यवसाय के साथ ईमानदारी से न्याय करें और जो नीडी और काबिल बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर दें। अब मैं ज़्यादा समय हो गया, MLA साहब ने कहा था कि भाई ज़्यादा बोल रहे हैं, तो मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूँ समाज से रिलेटेड। समाज से रिलेटेड ये है कि आज की तारीख में हमारे जो समाज में हम पुरानी जो कुरीतियाँ मानते थे, वो कुरीतियाँ कुछ नए रूप में सामने आ रही। पहले हमारी कुरीतियों में थे कि साहब बाल विवाह हो जाते थे, पर्दा प्रथा थी, कोई मान लिया जैसे मृत्यु बोझ है, नशा प्रति है, ये जो हमारे समाज की स्थापित बुराइयां थी वो थी। अब आज की तारीख में मेरे को कुछ और बुराइयां नज़र आती है जिनको एड्रेस करना, जिनका निदान करना समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। पहला तो अभी प्रधान जी भी कह रही थी कि भाई बच्चों को ये ज्ञान दो कि वो उसका मिसयूज़ नहीं करे मोबाइल का। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये मोबाइल हो गया। अब आज की तारीख में आपने सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया। एंड्रॉयड फ़ोन देने का मतलब है कि उसके हाथ में आपने पूरी दुनिया दे दी, उसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खराबियाँ सब हैं। और वो जब दे दी तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उसका मिसयूज़ होगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये समाज को सोचना है। दूसरा जो मैंने महसूस किया है, और मैं विजिलेंस एजेंसीज में रहा हूँ, चाहे मैं पुलिस में नागौर में रहा, चाहे मैं एंटी करप्शन में रहा, कहीं भी रहा, हमारे यहाँ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक राजनीतिक वैमनस्य है। ठीक है, जो भी MLA बन गया, जो प्रधान बन गया या जो सरपंच बन गया, और जो नहीं बन पाया, वो नहीं जो बन पाया वो उसके खिलाफ ACB में, पुलिस में, सब जगह मुकदमे दर्ज करा देगा। वो उसको 5 साल काम नहीं करने देना है, वो काम कैसे कर लेगा,
वो सरपंच बन गया, ठीक है, हमारी छाती पे मूंग दल के बना है, पर हम उसको काम नहीं करने देंगे। तो ये जो राजनीतिक जो एक शुद्ध प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उसको जो वैमनस्यता के स्टेज पर लेके आ गए हैं, इससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। आप तो एक दूसरे की रड़क काट रहे हो, पर रड़क तो गांव की निकल रही है ना, पूरा गांव भुगत रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप सभी इस पे विचार करें और क्या बेटरमेंट हो सकता है, इसके लिए कोई निदान करें। तीसरा आजकल दिखावा। अब ये कोई मंच पे अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि भाई दिखावा कम से कम होना चाहिए। मैंने तो दिखावा जिस स्पीड से बढ़ा है उसको तो मैं तो देख के हैरान हो गया। अब एक ने कोई मंदिर बना दिया तो दूसरा ही मंदिर बना रहा। अरे तो लाइब्रेरी बनाओ ना, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाओ। शादी में दिखावा, ब्याह में दिखावा, मकान में दिखावा, मंदिर बनाने में दिखावा, आगे बढ़ने में, हर जगह दिखावा, वो कर्ज लेके भी दिखावा। तो ये दिखावा क्यों है? इसको, ये समाज की बड़ी कुरीति है, इसको कम करने की आवश्यकता है। चौथा ये है कि भाई भाई को गिराने की कोशिश कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को गिराने की कोशिश कर रहा है, और फिर हम यहाँ मंच पे बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि हम समाज को आगे ले जा रहे हैं। अरे आगे कहाँ ले जा रहे हो? तुम तो एक दूसरे को पटकने में लगे हुए, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक दूसरे को गिराने की जगह एक दूसरे का हाथ खींचो, उसको आगे बढ़ाओ। आप किसी भी बिजनेस में हैं, 4 लोगों को जोड़ो। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, 4 लोगों को उस प्रोफेशन के हुनर बताओ। आप किसी भी राजनीति में हैं, 4 लोगों को तैयार करो। तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करो, एक दूसरे को गिराने की बात मत करो। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला शक्ति के सशक्तिकरण के बिना ये समाज अधूरा है। और समाज में आज की तारीख में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का नारा है, वो मैं 100% उसके साथ हूँ। और बेटियों को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। जब बेटी पढ़ेगी तो ही ये समाज शिक्षित होगा। परंतु इसके साथ ताली बजाने के बाद मैं एक बात और कह रहा हूँ, बहुत गंभीर, मंच की परमिशन से। अभी एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन हुआ जोधपुर शहर में, और उस शहर में बहुत बड़ा समाज है, जागरूक समाज है, पैसे वाला समाज है, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री भी मौजूद थे और लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। उस मंच से एक नारा आया, बेटी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में देखा देखी में या कैरियर के प्रति सजगता ने माहौल ऐसा कर दिया है कि बच्चों की जो मैरिजेबल एज है, जो शादी की उम्र है, वो निकल नहीं रही और उससे गृहस्थी टूट रही है, डाइवोर्स की संख्या बढ़ रही है, भागना करना है, ये सब आपके सामने हो रहा है। तो बेटी में और बहू में अंतर मत करो। कहने का मेरा मतलब है कि आपके घर में जो बेटी आ गई है शादी होके, वो आपकी बेटी है। जो बहू आ गई उसको बहू मानो ही मत, बेटी मानो, और बेटी मान के उसको पढ़ाओ। तो उनका जो जागरूक समाज था, उसने ये जो सोच समझ के नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ, क्योंकि मैरिजेबल एज निकल रही है। आप 28 साल के बाद, 30 साल के बाद शादी करोगे, 35 साल के बाद, तो उसमें कई बायोलॉजिकल समस्याएं आ गई। तो बेटी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ, तो ये नारा जो एक बहुत शिक्षित समाज ने, एक एडवांस कम्युनिटी ने दिया है, वो भी बहुत सोच समझ के दिया है। इस पे भी समाज को विचार करना चाहिए। तो आज आप सभी लोगों ने हमारे को तसल्ली से सुना, आप सब लोग पधारे। आपने, मैं जैसलमेर ज़िले का आदमी हूँ, पर नागौर में मैंने सेवा दी है, तो आपने हमारे को यहाँ बुलाया, आपने हमें सम्मानित किया, और इस सब के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, स्पेशली बावल परिवार का, इस मंच का, और मंच पे जो मंचासीन अतिथि है, इनको एक बार मेरा पुनः सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।